रात के ठीक 11:47 पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अचानक लाइट 2 बार झपकी और फिर स्थिर हो गई। घड़ी की सुइयां जैसे आवाज कर रही थी, टक टक टक। मैंने अपने बैग की पट्टी कसकर पकड़ी। उस रात स्टेशन पर अजीब सा सन्नाटा था। सिर्फ दूर खड़ी मालगाड़ी की सीटी और हवा में उड़ती अखबार की एक फटी हुई कतरन। मैं उस छोटे से कस्बे के रेलवे स्टेशन पर पहली बार आया था। नौकरी के इंटरव्यू के लिए शहर जा रहा था। ट्रेन 3 घंटे लेट थी। ऐसी जगहों पर देर रात रुकना ठीक नहीं, चाय वाले ने जाते जाते कहा था। मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कोई मुझे देख रहा है। धीरे से मैंने नजर उठाई। प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर पीली टिमटिमाती लाइट के नीचे एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, नंगे पैर, बाल खुले हुए, वो मेरी तरफ देख रही थी। मेरी रूह जैसे जम गई। मैंने इधर उधर देखा, पूरा प्लेटफॉर्म खाली था। फिर दोबारा उसकी तरफ देखा, वो वही थी, लेकिन इस बार उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया। मैंने खुद को समझाया, कोई यात्री होगी। बस मैंने नजरें फेर ली, लेकिन तभी मेरे पास रखी बेंच पर कोई आकर बैठ गया। मैं चौंक कर उछल पड़ा। वो वही औरत थी। मैंने उसे आते हुए नहीं देखा। ना कोई कदमों की आवाज, ना पायल की छनक। बस वो अचानक मेरे पास थी। डर गए? उसकी आवाज बेहद शांत थी। मैंने जवाब नहीं दिया। ट्रेन लेट है ना? उसने मेरी तरफ देखे बिना पूछा। मैंने सिर हिलाया। कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हारी जिंदगी भी बहुत लेट चल रही है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। उन आंखों में अजीब सी गहराई थी, जैसे वो मेरे बारे में सब जानती हो। आप मुझे जानती हैं? मेरे मुंह से किसी तरह शब्द निकले। वो हल्का सा मुस्कुराई। तुम खुद को नहीं जानते, मैं क्या जानूंगी? उसका जवाब और भी उलझा देने वाला था। मैंने उठकर दूसरी बेंच पर बैठने की सोची, लेकिन उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। मत जाओ। उसने पहली बार मेरी तरफ पूरी तरह देखा, और तभी मैंने देखा उसकी कलाई पर गहरा कट का निशान था। पुराना, लेकिन साफ दिखाई दे रहा था। मैंने झटके से हाथ छुड़ा लिया। आप ठीक है? मैंने घबराकर पूछा। वो कुछ पल तक मुझे देखती रही, फिर धीरे से बोली, अगर मैं कहूं, मैं यहां किसी का इंतजार कर रही हूं, जो 5 साल पहले मुझे छोड़कर चला गया था, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। कौन? मैंने पूछा। वो मेरी आंखों में देखते हुए बोली, तुम। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन मैंने कभी इस शहर में कदम भी नहीं रखा था। वो उठकर प्लेटफॉर्म की पटरी के पास चली गई। 5 साल पहले इसी प्लेटफॉर्म पर एक लड़का मुझे छोड़कर चला गया था। उसने वादा किया था लौटने का, लेकिन वो नहीं लौटा। मैंने घड़ी देखी, रात के 11:49। अचानक स्टेशन की सारी लाइट एक साथ बुझ गई। पूरा प्लेटफॉर्म अंधेरे में डूब गया, और उसी अंधेरे में मुझे उसकी आवाज सुनाई दी, इस बार मत छोड़ना। अचानक तेज हवा चली। मैंने जेब से मोबाइल निकाला, फ्लैशलाइट ऑन की। रोशनी फैली, लेकिन वहां कोई नहीं था। ना वो औरत, ना उसके कदमों के निशान। सिर्फ बेंच पर एक पुराना टिकट पड़ा था। मैंने उठाकर देखा। टिकट पर तारीख थी 5 साल पहले की, और यात्री का नाम। मेरे हाथ कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है? मैंने कभी इस शहर में सफर नहीं किया। तभी लाउडस्पीकर पर आवाज गूंजी, ट्रेन नंबर 1432 प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। ट्रेन की तेज रोशनी प्लेटफॉर्म पर पड़ी, और रोशनी की उस चमक में मैंने उसे फिर देखा। वो पटरी के उस पार खड़ी थी।
इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, उसकी आंखों में आंसू थे और उसने होंठ हिलाए। याद करो। ट्रेन मेरे सामने आकर रुक गई। लोग उतरने लगे, भीड़ बढ़ गई। मैंने फिर उसकी तरफ देखा। वो गायब थी, लेकिन भीड़ के शोर में भी मुझे साफ सुनाई दिया, अगर इस बार चले गए तो सब कुछ खो दोगे। मैं वही खड़ा रह गया। ट्रेन का दरवाजा खुला था। एक तरफ मेरा भविष्य था, दूसरी तरफ वो रहस्य। और तभी मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। 5 साल पहले तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, क्या इस बार बचाओगे? मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि वो औरत कौन थी। सवाल यह था, मैं कौन था? ट्रेन की सीटी बज रही थी, लोग चढ़ रहे थे, कंडक्टर चिल्ला रहा था, जल्दी कीजिए। लेकिन मेरे कानों में सिर्फ वही शब्द गूंज रहे थे। 5 साल पहले तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। मैंने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया। मैसेज फिर पढ़ा। नंबर अनजान था। मैंने तुरंत कॉल किया। ये नंबर अस्तित्व में नहीं है। रिकॉर्डेड आवाज आई। मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने टिकट की तरफ देखा। वही पुराना टिकट, 5 साल पुराना। ना मेरा, लेकिन मैं तो 5 साल पहले दिल्ली में था। मुझे याद है। या क्या सच में याद है? ट्रेन का दरवाजा अभी भी खुला था। चढ़ रहे हो या नहीं? किसी ने पीछे से धक्का दिया। एक पल के लिए मैंने सोचा, सब भूल जाओ, ट्रेन में बैठ जाओ। लेकिन अगर सच में मैं यहां पहले आ चुका हूं तो? अगर वो औरत सच कह रही थी तो? अगर कोई मेरी याददाश्त से खेल रहा है तो? मैंने फैसला किया। मैं ट्रेन में नहीं चढ़ा। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। उसकी लाइट दूर जाती रही और प्लेटफॉर्म फिर से खाली हो गया। इस बार सन्नाटा पहले से भारी था। मैंने गहरी सांस ली और स्टेशन मास्टर के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा आधा खुला था। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफेद मूछें, मोटा चश्मा। जी। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मैंने टिकट उसकी तरफ बढ़ाया। ये टिकट 5 साल पुराना है। क्या आप बता सकते हैं ये असली है? उसने टिकट लिया, ध्यान से देखा। उसका चेहरा अचानक बदल गया। तुम? उसकी आवाज धीमी हो गई। क्या आप मुझे जानते हैं? मैंने पूछा। वो कुछ सेकंड तक मुझे घूरता रहा, फिर धीरे से बोला, 5 साल पहले इसी प्लेटफॉर्म पर एक हादसा हुआ था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। कैसा हादसा? वो कुर्सी से उठकर दरवाजा बंद करने लगा। एक लड़की ने पटरी पर कूदने की कोशिश की थी। मेरे गले में सूखापन आ गया। फिर लोगों ने कहा वो किसी का इंतजार कर रही थी। कहती थी वो आएगा, उसने वादा किया है। मेरे हाथ कांपने लगे। क्या वो मर गई? स्टेशन मास्टर ने सीधे मेरी आंखों में देखा। नहीं, उसे किसी ने आखिरी पल में खींच लिया था। किसने? उसने टिकट फिर मेरी तरफ बढ़ाया। तुमने। मेरे कानों में जैसे धमाका हुआ। ये मजाक है? मैंने चिल्लाकर कहा। मुझे कुछ याद नहीं। वो शांत रहा। तुम दोनों यहां कई घंटे बैठे थे। फिर अचानक झगड़ा हुआ। वो रो रही थी। तुम गुस्से में ट्रेन में चढ़ गए। मेरी सांस रुक गई। और वो कुछ मिनट बाद वो पटरी पर कूद गई, लेकिन बच गई। मैंने कुर्सी पकड़ ली। उसका नाम क्या था? वो थोड़ी देर चुप रहा। आर्या। ये नाम सुनते ही मेरे दिमाग में जैसे कोई तस्वीर चमकी। बारिश, सफेद दुपट्टा, किसी की हंसी। मैंने सिर पकड़ लिया। मुझे याद क्यों नहीं? स्टेशन मास्टर ने गहरी सांस ली। क्योंकि उस रात के बाद तुम्हारा भी एक्सीडेंट हुआ था। क्या? ट्रेन कुछ किलोमीटर आगे जाकर पटरी से उतर गई थी। तुम्हें सिर पर गंभीर चोट आई थी। 3 महीने तक कोमा में रहे। मेरी टांगों से जैसे ताकत निकल गई। क्या सच में ऐसा हुआ था? मुझे सिर्फ इतना याद है कि 5 साल पहले मैं अचानक 3 महीने अस्पताल में था। डॉक्टरों ने कहा था सड़क हादसा। लेकिन क्या वो सच था?
मैंने कांपते हुए पूछा, आर्या अब कहाँ है? स्टेशन मास्टर ने धीरे से कहा, वो हर साल उसी तारीख को इसी प्लेटफॉर्म पर आती है। मेरे सीने में सिहरन दौड़ गई। आज वही तारीख है। घड़ी में देखा, रात के 12:27। यानी वो अभी भी यही हो सकती है। मैं तेजी से बाहर भागा। प्लेटफॉर्म खाली था, लेकिन दूर आखिरी छोर पर वो फिर खड़ी थी। इस बार रो नहीं रही थी, बस मुझे देख रही थी। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। आर्या। मेरे मुंह से नाम खुद निकल गया। उसकी आंखों में हल्की चमक आई। अब याद आया, मैं उसके सामने खड़ा था। क्या सच में मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था? उसने कुछ पल मुझे देखा, फिर बोली, तुमने मुझे नहीं छोड़ा था। तुम अपने डर से भागे थे। किस डर से? वो मुस्कुराई, लेकिन इस बार मुस्कान में दर्द था। सच जानने के डर से। कौन सा सच? वो मेरी तरफ झुकी, धीरे से फुसफुसाई, उस रात मैं तुम्हें कुछ बताने वाली थी, जिसके बाद तुम्हारी जिंदगी कभी वैसी नहीं रहती। मेरा दिल रुक सा गया। क्या? उसने मेरी हथेली अपने पेट पर रख दी और बोली, मैं मां बनने वाली थी। मेरी दुनिया घूम गई। क्या? लेकिन तुमने सुनने से पहले ही मुझे गलत समझ लिया और चले गए। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। फिर बच्चा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें सच में कुछ याद नहीं? क्या हुआ था? मैं लगभग चीख पड़ा। वो धीरे से पीछे हट गई। अगर इस बार भी सच सुनने की हिम्मत है तो मेरे साथ चलो, कहा। वो प्लेटफॉर्म के बाहर की तरफ मुड़ी और बोली, जहां से सब शुरू हुआ था। मैंने एक पल के लिए सोचा, अगर यह सपना है तो बहुत डरावना है, अगर सच है तो उससे भी ज्यादा। लेकिन अब मैं भाग नहीं सकता था। मैं उसके पीछे चल पड़ा और तभी मेरे मोबाइल पर फिर वही अनजान नंबर से मैसेज आया, सच सुनने के बाद वापस नहीं जा पाओगे। मेरे कदम रुक गए। मैंने सिर उठाया। आर्या आगे खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी। मेरे सीने में तेज धड़कन गूंज रही थी। क्या वो सच में जिंदा है, या मैं किसी ऐसे राज में फंस चुका हूं जिससे निकलना अब मुमकिन नहीं? स्टेशन के बाहर रात और गहरी थी। हवा ठंडी थी, लेकिन मेरे माथे पर पसीना था। आर्या आगे आगे चल रही थी, मैं पीछे। सड़क सुनसान थी, सिर्फ दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज। हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने पूछा। वो बिना पीछे देखे बोली, यादों के उस मोड़ पर जहां तुमने सब भुला दिया। मेरे कदम भारी होते जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद हम स्टेशन के पीछे की पुरानी कॉलोनी में पहुंचे। टूटी दीवारें, बंद खिड़कियां, जगह जगह जंग लगे गेट। वो एक पुराने जर्जर मकान के सामने रुक गई। दरवाजा आधा खुला था। यहीं, उसने धीमे से कहा। ये कौन सी जगह है? हम यहां आया करते थे। तुम कहते थे दुनिया से दूर, सिर्फ हम दोनों। मेरे दिमाग में हल्की हल्की तस्वीरें उभरने लगी। एक हंसती लड़की, सफेद दुपट्टा हवा में उड़ता हुआ, मैं उसके पीछे भागता हुआ। मुझे अंदर आने से डर लग रहा है। मैंने स्वीकार किया। वो मेरी तरफ मुड़ी। डर तुम्हें सच से है या खुद से? मैं चुप रहा। वो अंदर चली गई। कुछ सेकंड बाद मैं भी अंदर चला गया। कमरा धूल से भरा था। एक टूटी कुर्सी, दीवार पर फीकी पड़ चुकी नीली पेंट। अचानक मेरे कानों में किसी की हंसी गूंजी। मैं चौंक गया। सुना तुमने? मैंने पूछा। आर्या शांत थी। वो हमारी हंसी है, उसने कहा। और तभी मेरे सिर में तेज दर्द उठा। मैं दीवार पकड़कर नीचे बैठ गया। तस्वीरें तेजी से उभरने लगी। बारिश हो रही थी। हम दोनों इसी कमरे में थे। आर्या रो रही थी। मुझे तुमसे कुछ कहना है, वो कह रही थी। मैं गुस्से में था। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं डर गई थी। किस बात से? तुम्हारे गुस्से से। मैंने टेबल पर हाथ मारा।
मुझे सब पता चल गया है। तुम किसी और से मिल रही थी। नहीं, वो सच नहीं है। तो फिर ये क्या है? मैंने कोई कागज उसकी तरफ फेंका। वो कांप रही थी। मैं तुम्हें बताने वाली थी। अब क्या बचा है बताने को? वो रोते हुए बोली, मैं मां बनने वाली हूं। मैंने सिर पकड़ लिया। बस, मैंने चिल्लाया। आर्या मेरे सामने खड़ी थी। अब याद आया? उसने पूछा। मेरी सांस तेज थी। लेकिन मैंने तुम्हें गलत क्यों समझा? उसने धीरे से कहा, क्योंकि तुम्हें किसी ने भड़काया था। किसने? वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, तुम्हारा दोस्त करण। ये नाम सुनते ही मेरे अंदर कुछ टूट गया। करण, मेरा सबसे करीबी दोस्त। उस रात उसने ही मुझे बताया था कि आर्या किसी और से मिल रही है। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? मैंने बुदबुदाया। आर्या की आंखों में दर्द था, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? मैंने उसे मना कर दिया था। उसने तुम्हारे मन में जहर भर दिया। मेरी सांस रुक गई और मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। वो धीरे से मुस्कुराई। तुम्हें भरोसा करना चाहिए था। फिर उस रात तुम ट्रेन में चढ़ गए। मैं तुम्हारे पीछे भागी, लेकिन देर हो गई। मेरे सीने में भारीपन बढ़ रहा था। और बच्चा, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। जब मैं पटरी पर कूदी, मुझे बचा लिया गया। लेकिन बच्चा नहीं बच पाया। मेरे भीतर जैसे सब कुछ टूट गया। मैं घुटनों के बल बैठ गया। मैंने तुम्हें मार दिया। नहीं, उसने धीमे से कहा। हम दोनों ने अपनी जिद से सब खो दिया। कमरे में अचानक हवा तेज हो गई। दरवाजा जोर से बंद हुआ। मैंने घबराकर पीछे देखा। ये क्या हो रहा है? आर्या की आवाज बदल गई। सच का आखिरी हिस्सा अभी बाकी है। और क्या? वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उस रात ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था। याद है? हां, वो हादसा नहीं था। मेरे दिल की धड़कन थम गई। मतलब, करण उसी ट्रेन में था। मेरी सांस अटक गई। तुम दोनों में लड़ाई हुई थी। वो तुम्हें सच बताने आया था। कौन सा सच? वो मेरी आंखों में देखते हुए बोली कि उसने झूठ बोला था। मेरे सिर में फिर दर्द उठा। नई याद चमकी। ट्रेन के अंदर करण चिल्ला रहा है। मैंने गुस्से में कहा था, वो तुमसे प्यार करती है। मैं उसे धक्का देता हूं। वो गिरता है। ट्रेन झटका खाती है। चीखें, अंधेरा। मैं हाफते हुए उठ बैठा। क्या? क्या मैंने? आर्या ने धीरे से कहा, तुमने उसे धक्का दिया था। वो दरवाजे के पास था। नहीं। मेरी आवाज कांप रही थी। और अगले ही पल ट्रेन पटरी से उतर गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या वो मर गया? आर्या चुप रही। उसकी खामोशी ही जवाब थी। मेरा दिल जैसे फट गया। तो ये सब मेरी वजह से हुआ। कमरे की दीवारों पर परछाइयां हिलने लगी। अब समझे? वो बोली। तुम किस सच से भाग रहे थे? मैंने सिर उठाया। तुम जिंदा हो ना? वो कुछ पल मुझे देखती रही, फिर धीरे से बोली, अगर मैं जिंदा हूं तो 5 साल से हर साल इसी तारीख को यहां क्यों आती हूं? मेरी सांस रुक गई। मतलब, तुम? वो मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में अजीब खालीपन था। उस रात मुझे बचा लिया गया था, लेकिन अंदर से मैं मर चुकी थी। कमरे की लाइट अचानक बुझ गई। पूरा अंधेरा, और अंधेरे में किसी तीसरे व्यक्ति की आवाज गूंजी। अब मेरी बारी है। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन है? अंधेरे में एक परछाई उभरी। धीरे धीरे वो साफ होने लगी, और जैसे ही हल्की रोशनी पड़ी, मैंने चेहरा देखा। करण। लेकिन उसका चेहरा खून से सना हुआ था, और उसकी आंखें सीधे मेरी तरफ देख रही थी। 5 साल से इंतजार कर रहा हूं, उसने कहा। मेरी रूह कांप गई। आर्या गायब थी। कमरे में सिर्फ मैं और करण की परछाई। अब फैसला होगा। उसकी आवाज गूंजी,
दरवाजा अपने आप बंद हो गया और मेरे पीछे किसी ने फुसफुसाया, इस बार भाग नहीं पाओगे। कमरे में घुप अंधेरा था, सिर्फ टूटी खिड़की से आती हल्की चांदनी और मेरे सामने खड़ा करण। उसका चेहरा खून से सना हुआ, आंखें बिल्कुल ठंडी। ये सपना है, मैं बुदबुदाया। अगर सपना होता, उसने धीमे से कहा, तो तुम 5 साल से हर रात पसीने में भीग कर नहीं जागते। मेरे शरीर में झटका लगा। सच, मैं 5 साल से एक ही सपना देखता था, ट्रेन, चीखें और किसी का हाथ मेरे हाथ से छूटता हुआ। लेकिन मैं कभी चेहरा नहीं देख पाता था। अब समझ आया, वो करण था। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मेरी आवाज कांप रही थी। वो हंसा, लेकिन वो हंसी इंसानी नहीं थी। धक्का तुमने दिया था। तुम दरवाजे के पास क्यों खड़े थे? क्योंकि मैं तुम्हें रोकने आया था। उसकी आवाज अचानक गूंज उठी। कमरे की दीवारें हिलने लगी। मैं सच बताने आया था कि मैंने झूठ बोला था कि आर्या तुमसे ही प्यार करती है। मेरे कानों में शोर भर गया, लेकिन तुम्हारे गुस्से ने मुझे मौका ही नहीं दिया। मैं पीछे हटने लगा और फिर उसकी आवाज धीमी हो गई। तुमने धक्का दिया और उसी पल ट्रेन ने झटका खाया। मेरी सांस टूट रही थी। मैं गिरा, पहिया मेरे ऊपर से गुजरा और तुम बेहोश हो गए। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। नहीं, नहीं, तुम बच गए, मैं नहीं। कमरे में ठंडी हवा घूम गई। 5 साल से मैं इंतजार कर रहा हूं कि तुम सच स्वीकार करो। मेरे घुटने कांपने लगे। मैंने तुम्हें मारा, ये शब्द बोलते ही कमरे में अजीब सी शांति छा गई। करण की आंखों की आग थोड़ी शांत हुई। पहली बार तुमने माना है। अचानक पीछे से आवाज आई, बस करो करण। मैंने पलट कर देखा। आर्या दरवाजे के पास खड़ी थी। इस बार वो पहले जैसी नहीं दिख रही थी। उसका चेहरा पीला था, आंखें गहरी। ये बदला लेने का वक्त नहीं है, उसने कहा। करण ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें नहीं पता मैंने क्या सहा है। मुझे सब पता है, आर्या बोली। मैं भी तो उसी रात मर गई थी। मैं स्तब्ध रह गया। क्या मतलब? मैंने कांपते हुए पूछा। आर्या ने मेरी तरफ देखा। तुम्हें बचा लिया गया था। मुझे भी, लेकिन उसकी आवाज भर्रा गई। मैं अंदर से टूट चुकी थी। बच्चा खो दिया, तुम कोमा में थे, और करण मर चुका था। मेरी आंखों में आंसू थे। फिर मैं हर साल यहां आती रही, तुम्हारे होश में आने का इंतजार करती रही, लेकिन तुमने कभी सच याद करने की कोशिश नहीं की। करण ने कहा, क्योंकि सच उसे जीने नहीं देता। मैंने दीवार पकड़ ली। तो आज ये सब क्यों? आर्या आगे बढ़ी। क्योंकि आज वही तारीख है, और आज तुम्हारा फैसला होना है। कैसा फैसला? करण धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। या तो तुम अपनी गलती मानकर हम दोनों को मुक्त करोगे, और अगर नहीं, उसकी आंखों में फिर आग चमकी, तो हर साल, हर रात हम तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। मेरे सीने में भारीपन बढ़ गया। मुझे क्या करना होगा? आर्या ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। उस जगह चलो जहां तुमने हमें खोया। स्टेशन? नहीं, करण बोला। ट्रेन के हादसे की जगह। मेरी सांस रुक गई। वो तो शहर से दूर है। हां, उसने कहा, वही जहां मेरा शरीर मिला था। अचानक कमरे की दीवारें गायब होने लगी। मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसकी, और अगले ही पल मैं खुद को एक सुनसान पटरियों के बीच खड़ा पाया। रात वही थी, हवा वही, लेकिन यहां सन्नाटा और गहरा था। पटरी के पास टूटा हुआ सिग्नल पड़ा था। याद है? करण ने पूछा। मेरे दिमाग में फिर तस्वीर चमकी। ट्रेन डगमगा रही है, लोग चिल्ला रहे हैं, मैं और करण दरवाजे के पास। गुस्सा, धक्का, और फिर अंधेरा। मैं घुटनों के बल गिर पड़ा। माफ कर दो, मेरी आवाज टूट गई। मैंने सब बर्बाद कर दिया।
करण मेरे सामने खड़ा था। तुम्हें पता है असली सजा क्या है? मैंने सिर उठाया। क्या? जिंदा रहना। हर दिन उस गलती के साथ। मेरे दिल पर जैसे किसी ने चोट की। आर्या मेरे पास बैठ गई। लेकिन अगर तुम सच में पछता रहे हो तो हमें शांति मिल सकती है। कैसे? वो बोली। जिस सच्चाई से तुम भागते रहे उसे दुनिया के सामने स्वीकार करके। मतलब? करण ने कहा। सबको बताओ कि हादसा नहीं था, तुम्हारा गुस्सा था। मेरी सांस अटक गई। तो मैं जेल चला जाऊंगा शायद, करण बोला। लेकिन पहली बार तुम सुकून से सो पाओगे। हवा तेज होने लगी। आसमान में बादल गरजने लगे। फैसला अभी करो, आर्या ने कहा। या तो सच स्वीकार करो या हमेशा के लिए इस रात में फंसे रहो। मेरे सामने दो रास्ते थे। एक, खुद को बचा लेना। दूसरा, सच मान लेना। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। अगर मैं सच स्वीकार कर लूं तो क्या तुम दोनों? करण ने मेरी आंखों में देखा। हम मुक्त हो जाएंगे, आर्या ने धीरे से कहा। और शायद तुम भी। मेरे दिल की धड़कन गूंज रही थी। मैंने आंखें बंद की और कहा, मैं सच स्वीकार करूंगा। अचानक तेज रोशनी फैली। हवा शांत हो गई। जब मैंने आंखें खोली मैं फिर उसी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ा था। सुबह हो चुकी थी। लोग आ जा रहे थे। सब कुछ सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मेरे हाथ में एक चीज थी। पुराना अखबार जिसमें हेडलाइन थी, 5 साल पुराने ट्रेन हादसे का सच सामने आया, युवक ने खुद को दोषी माना। मेरी तस्वीर छपी थी और नीचे लिखा था, आरोपी ने खुद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। मेरी सांस रुक गई। क्या यह भविष्य था या मैं पहले ही स्वीकार कर चुका था? और तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैंने पलटकर देखा। एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, लगभग 5 साल का। उसकी आंखें बिल्कुल आर्या जैसी। वो मुस्कुराया और बोला, अब डर नहीं लगेगा। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये बच्चा कौन था? क्या ये? और तभी प्लेटफॉर्म पर लाउडस्पीकर गूंजा, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस नया रूप ले लेती है। बच्चा भीड़ में गायब हो गया। मैं अकेला खड़ा था। लेकिन इस बार मेरे अंदर पहली बार सन्नाटा नहीं था। सिर्फ एक सवाल, क्या सच में उन्होंने मुझे माफ कर दिया या अभी आखिरी परत बाकी है? सुबह की धूप प्लेटफॉर्म पर फैल चुकी थी। लोग अपने अपने सफर में व्यस्त थे, लेकिन मैं वही खड़ा था। हाथ में वो अखबार जिसमें लिखा था, आरोपी ने खुद आत्मसमर्पण किया। मैंने गहरी सांस ली। क्या यह संकेत था या भविष्य की झलक? मेरा दिल साफ कह रहा था, अगर आज मैंने सच स्वीकार नहीं किया तो मैं जिंदा होकर भी मरा रहूंगा। मैं सीधे स्टेशन मास्टर के कमरे की तरफ गया। दरवाजा खुला। वो मुझे देखकर चौंका। तुम अभी तक गए नहीं? मैंने शांत स्वर में कहा। मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। उसने चश्मा उतार दिया। क्यों? मैंने उसकी आंखों में देखा। 5 साल पहले जो हादसा हुआ था वो हादसा नहीं था। कमरे में सन्नाटा छा गया। 2 घंटे बाद मैं पुलिस स्टेशन में बैठा था। मेरे हाथ कांप नहीं रहे थे। पहली बार अंदर एक अजीब शांति थी। इंस्पेक्टर ने पूछा, इतने साल बाद अचानक क्यों? मैंने सब बताया। झगड़ा, धक्का, गुस्सा, झूठ, हादसा। हर शब्द जैसे मेरे सीने से पत्थर निकाल रहा था। इंस्पेक्टर लंबे समय तक चुप रहा। फिर बोला, केस पहले हादसा मानकर बंद हो चुका है। कोई सबूत नहीं है कि आपने जानबूझकर धक्का दिया था। मैंने सिर झुका लिया। लेकिन मैंने दिया था। गुस्से में दिया था? हां, जानबूझकर मारने के लिए। मैं चुप रहा। सच ये था, मैंने मारने के लिए धक्का नहीं दिया था। लेकिन मेरा गुस्सा, मेरी जिद, मेरी असुरक्षा किसी की मौत का कारण बनी। इंस्पेक्टर ने फाइल बंद कर दी।
कानून के हिसाब से इसे हत्या साबित करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप लिखित बयान देना चाहते हैं, दे सकते हैं। मैंने तुरंत कागज उठाया, हर शब्द लिखा और अंत में, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। मैं अपनी जिंदगी समाज की सेवा में लगाना चाहता हूं, ताकि जो मैंने खोया उसका प्रायश्चित कर सकूं। साइन करते ही मेरे भीतर जैसे कोई बोझ टूट गया। दिन बीतने लगे। मैंने नौकरी का इंटरव्यू छोड़ दिया। मैं उसी शहर में रुक गया। मैंने एक छोटे से एनजीओ से जुड़ना शुरू किया, जहां ट्रेन हादसों में घायल लोगों की मदद की जाती थी। हर घायल चेहरे में मुझे करण दिखता, हर रोती मां में आर्या। लेकिन अब डर नहीं था, सिर्फ एक कोशिश थी, किसी और की कहानी वैसी न बने जैसी मेरी बनी। एक शाम मैं उसी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर बैठा था। सूरज ढल रहा था। मैंने धीमे से कहा, अगर सच में तुम हो तो जान लो, मैं कोशिश कर रहा हूं। हवा हल्की चली और मुझे लगा किसी ने मेरे कंधे को हल्के से छुआ। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन सामने वही छोटा बच्चा खड़ा था। इस बार साफ। वो मुस्कुराया। अब डर नहीं लगता ना? मैंने हल्की मुस्कान दी। नहीं, मम्मा कहती है, जब इंसान अपनी गलती मान लेता है तो वो बुरा नहीं रहता। मेरी आंखें भर आई। तुम्हारी मम्मा कहाँ है? उसने प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर की तरफ इशारा किया। मैंने देखा, दूर सफेद साड़ी में एक आकृति खड़ी थी, शांत, मुस्कुराती हुई। मेरी आंखें धुंधली हो गई। जब मैंने फिर देखा, वो दोनों गायब थे, लेकिन इस बार कोई डर नहीं था, सिर्फ एक हल्कापन। 6 महीने बाद मैंने उसी शहर में एक ट्रस्ट शुरू किया। नाम रखा आर्या स्मृति सहायता केंद्र। लोग पूछते, कौन थी आर्या? मैं बस मुस्कुरा देता, एक पराई औरत जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। 1 साल बाद उसी तारीख को मैं फिर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर गया। अब वहां भीड़ थी, नया रंगरोगन हुआ था। मैंने आसमान की तरफ देखा। मैंने तुम्हें खोकर सीखा कि प्यार शक से बड़ा होता है और गुस्सा हमेशा सबसे बड़ा दुश्मन। हवा चली। इस बार मुझे साफ महसूस हुआ, कोई बोझ अब नहीं है। मेरे फोन पर नोटिफिकेशन आया, एक अनजान नंबर से मैसेज। दिल तेज धड़का। मैंने खोला, सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अब तुम सच में जी रहे हो। मैं मुस्कुराया। इस बार डर नहीं लगा, क्योंकि मैं जान चुका था, कुछ आत्माएं बदला लेने नहीं आती, वो हमें हमारा सच दिखाने आती है। और कभी कभी रेलवे स्टेशन पर मिली एक पराई औरत सिर्फ एक कहानी नहीं होती, वो हमारी अधूरी जिंदगी का आईना होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी हब बाय मुकेश को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले कहानी के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।